हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में ग्रहों के गति संबंधी केपलर का नियम देखने वाले हैं और इससे रिलेटेड हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट दो इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग इसका एक क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, एक वन लीनियर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर इसमें क्या बोलता है पहला क्या है इसमें टॉपिक कि ग्रहों के गति संबंधी केपलर का नियम। तो ग्रहों के गति, तो ग्रह जो होते हैं ना, ग्रह का जो गति होता है, तो ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो इन ग्रहों की जो गति होती है, तो इन गति से रिलेटेड केपलर ने हमारा 3 नियम दिया है, ठीक है। तो अब इन 3 जो नियम है इन्हीं का हम लोग शॉर्ट में स्टडी करते हैं कि केपलर ने कौन कौन से नियम दिए हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या हो जाता है इसमें, कक्षा या पथ का नियम। तो कक्षा या पथ का नियम क्या है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं तथा सूर्य इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर स्थित होता है, ठीक। तो हम लोग जैसे मान लेते हैं कि हम लोग सोचते हैं ना कि जैसे कि ग्रह होते हैं वो पृथ्वी के ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो सूर्य से केंद्र में स्थित होता है, लेकिन नहीं, केपलर ने क्या बोला कि जो भी ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा तो करते हैं, लेकिन हम लोग जनरली सोचते हैं कि वो ऐसे वृत्ताकार मार्ग में करते हैं, लेकिन ये वृत्ताकार मार्ग में नहीं करते हैं। जो ग्रह होते हैं ना सूर्य के चारों और ऐसा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, उसका परिक्रमा करते हैं। और सूर्य जो होते हैं ना कहाँ स्थित होता है, उसके फोकस पर स्थित होता है, ठीक है, फोकस पर, ना कि केंद्र पर। और जो ग्रह होते हैं ऐसे ये कक्षा में क्या करते रहते हैं, ये गति करते रहते हैं, ठीक है। फिर ये पहला नियम तो हो गया हमारा। उसके बाद फिर हम लोग इसका दूसरा नियम देखते हैं। तो दूसरे नियम के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, दूसरा हमारा नियम है क्षेत्रफल का नियम। तो क्षेत्रफल का नियम क्या बोलता है, किसी ग्रह का क्षेत्रीय चाल सदैव नियत होता है, ठीक है। तो कैसे होता है देखते हैं। ये एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है, इसके फोकस में हमारा सूर्य स्थित है और ये ए कोई सा ग्रह है, बी कोई सा ग्रह है, सी कोई सा ग्रह है, डी कोई सा ग्रह है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रीय चाल है, ए और बी ग्रह का जो क्षेत्रीय चाल है, टी समय में इसका जो चाल है हमारा कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा हमारा ASB, ठीक है। और इसका टी समय में एरिया कितना हो जाएगा CSD, ठीक है। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सेकंड नियम ये बोलता है। उसके बाद फिर थर्ड इसका लॉ क्या बोलता है, इसको हम लोग बोलते हैं परिक्रमण काल का नियम। तो ये क्या बोलता है कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, तो किसी ग्रह का परिक्रमण काल जो होता है इसको हम लोग T से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया है पहले वीडियो में। तो इसको हम लोग T से डिनोट करते हैं और इसका जो, और ये क्या बोल रहा है, इसका स्क्वायर, परिक्रमण काल का स्क्वायर जो होता है, ठीक है, सूर्य से उसकी औसत दूरी r के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो उसका तो क्या बोलता है कि किसी ग्रह का सूर्य से दूरी, ग्रह का उसकी सूर्य से औसत दूरी है, औसत दूरी को हम लोग किसे डिनोट किए, r से। तो उसके क्यूब के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उसकी औसत दूरी r के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल को हम लोग T से डिनोट किए और जो ग्रह से सूर्य की जो औसत दूरी है, दूरी भी नहीं, औसत दूरी, ठीक है। जितने भी सारे ग्रह हैं, तो सारे ग्रहों की सूर्य से दूरी तो डिफरेंट होती है। तो जितने भी सारे ग्रह हैं उसके जितने भी दूरी है, फिर हम लोग उसका औसत निकालिए। तो ये उसका औसत दूरी r, ठीक है, उसको हम लोग r से डिनोट किए। तो उसका जो घन है, उसका जो क्यूब है, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, हमारे अनुक्रमानुपाती हो जाते हैं। तो इस अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए हम लोग क्या लगा लिए, यहाँ पास कांस्टेंट लगा लिए, कांस्टेंट है यहाँ पास k। तो ये हमारा होता है परिक्रमण काल का नियम, ठीक है। और फिर हम लोग एक इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो इसका डेरिवेशन हम लोग देखते हैं। पहला ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से परिक्रमण काल के नियम की व्युत्पत्ति, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं केपलर का तृतीय नियम, ठीक है। और केपलर का तृतीय नियम आपको तो पता ही है क्या है केपलर का तृतीय नियम कि ठीक है, देखो क्या था
तृतीय नियम क्या था, ये परिक्रमण काल का नियम था ना हमारा। ये क्या बोलता था कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उसकी औसत दूरी r के घन के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब कि क्या हो जाता है, टी स्क्वायर जो होता है r³ के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, फिर देखते हैं ये वाला डेरिवेशन देखते हैं। माना कि सूर्य का द्रव्यमान हमारा m है, ठीक है, माना कैपिटल M है और इसके चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में m द्रव्यमान का कोई ग्रह वृत्तीय गति कर रहा है, तब सूर्य द्वारा ग्रह पर आरोपित क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल इसका भी हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं। तो ये फॉर्मूला जितने भी सारे हम लोग डिराइव करते हैं वो कुछ ना कुछ आपको याद ही रहना चाहिए, क्योंकि हर डेरिवेशन में काम आते ही हैं। तो इसका देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, F = G(m)m, ये स्मॉल m अपॉन r²। ये स्मॉल m है, ये हमारा क्या है, उपग्रह का द्रव्यमान है। ठीक है, और ये कैपिटल M है हमारा, ये सूर्य का द्रव्यमान है। और ये R क्या है, सूर्य से आपके ग्रह की औसत दूरी है, और G आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, तो तब ग्रह को आवश्यक अभिकेंद्र बल, तो ग्रह को आवश्यक अभिकेंद्र बल हमारा क्या हो जाता है, mv²/r होता है। ठीक, तो ग्रह का अभिकेंद्र बल हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं, mv²/r। तो ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, Gmm/r² के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये r और ये r हमारा ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये स्मॉल m हो गया और ये स्मॉल m है, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा क्या बचा यहाँ पास, v² = Gm/r। तो हम लोग इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। परंतु हम लोग जानते हैं कि v = होता है ω/r, और ओमेगा का हम लोग वैल्यू यहाँ पास क्या ले सकते हैं, 2π/t। ठीक है, क्योंकि ये वृत्तीय गति कर रहा, तो ये इसका होता है इंटू ये हो गया r। तो समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण नंबर 2 हमारा क्या था यहाँ पास, देखो v² = Gm/r। ठीक है, तो इस v का जो वैल्यू है, तो ये जो v है, तो v का वैल्यू हम लोग यहाँ पास निकाले कितना है, 2πr/t। तो ये हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखे। समीकरण नंबर 2 क्या बोलता है, v² = Gm/r। तो v² है, ठीक है, तो हम लोग इसको भी यहाँ पे स्क्वायर लिख लिए, = Gm/r। तो हम लोग इसका स्क्वायर किए तो इतना आया 4π²r² t² = Gm/r। फिर ये सब, फिर हम लोग को यहाँ पर t का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर ये t को रखते हैं, बाकी को हम लोग पक्षांतर कर देते हैं। तो t² यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, 4π²r³ फिर t², देखो फिर ये जो है 4π² और gm, इतना जो हमारा वैल्यू है ना, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो फिर इतने को हम लोग क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। फिर ये हमारा आ गया r³। तो अगला स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, ये इसको हम लोग अनुक्रमानुपाती में बदल देते हैं, प्रोपोर्शनल में बदल देते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, t² = r³। तो यही हमारा क्या है, परिक्रमण काल का नियम है। ठीक है, तो अब अगला डेरिवेशन देख लेते हैं हम लोग। देखो अगला डेरिवेशन क्या बोलता है, केपलर के तृतीय नियम से या फिर परिक्रमण काल के नियम से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण की व्युत्पत्ति। तो मान लेते हैं कि सूर्य का जो द्रव्यमान है कैपिटल M है, और इसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में कोई ग्रह परिक्रमा कर रहा है, तब ग्रह को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल का हम लोग फॉर्मूला तो पहले ही पढ़ चुके हैं, F = mv²/r होता है। तो इसको हम लोग क्या दे देते हैं, समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है, परंतु v लेकिन हम लोग जानते हैं कि v होता है क्या, वेग होता है क्या, ω/r होता है। और ओमेगा का वैल्यू हम लोग यहाँ पास क्या ले लेते हैं, 2π/t ले लेते हैं। ठीक, और फिर ये r का r हो जाएगा। लेकिन समीकरण 1 से हम लोग को पता है F = mv²/r है। तो यहाँ पर हम लोग v के जगह, ये जो v है ना, v के जगह हम लोग ये पुट करेंगे। तो लिख देते हैं 2πr/t, और फिर ये v का स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर हो गया, और ये अपॉन r है मतलब r हो गया। ठीक है, तो F = होल स्क्वायर हुआ, तो फिर हमारा इतना वैल्यू आ गया 4π² mr²/r t²। फिर ये एक r हमारा कैंसिल आउट हो गया। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, F = 4π² mr/t²। तो ये हमारा हो गया क्या, समीकरण नंबर 2 हो गया। परंतु परिक्रमण काल के नियम से हम लोग को क्या पता है कि t² = kr³ होता है। और समीकरण नंबर 2 हम लोग को क्या लिखा है कि F = 4π² mr/t²। तो ये जो t² है ना, तो इसके जगह हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक,
तो एफ इज इक्वल टू के पाई स्क्वायर एम आर, टी स्क्वायर की जगह हम लोग लिख दिए के आर क्यूब। तो यहाँ एक आर कट गया, तो यहाँ पास हमारा क्या बचा, एफ इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम, और फिर एक यहाँ पास एक आर कटा है तो यहाँ पास आर 2 आर बचा, मतलब के आर स्क्वायर। तो और ये इतना जो वैल्यू है 4 पाई स्क्वायर अपॉन के, ये जो वैल्यू है ना ये कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो फिर इतने की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, के लिख सकते हैं। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हटा के हम लोग ये प्रोपोर्शनल ही लगा दिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ बस के है तो के की जगह हम लोग कुछ दूसरा यूज कर सकते हैं, कुछ दूसरा वेरिएबल यूज करते हैं, लेकिन वो चीज ना यूज करके डायरेक्ट हम लोग यहाँ पास प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिए, ठीक है। ये हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिए डायरेक्ट। तो फिर यही हमारा क्या है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर वायुमंडल होता है किंतु चंद्रमा पर नहीं, क्यों। तो हम लोग को पता है कि हमारा जो चंद्रमा है वहां पास गुरुत्वाकर्षण भी नहीं होता, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है तो और है ना, तो फिर कोई सा भी हम लोग जब वस्तु ऊपर फेंक, गुरुत्वाकर्षण मतलब बहुत ही ज्यादा कम होता है, ऐसा है वहां चंद्रमा पर। तो फिर क्या बोलता है कि पृथ्वी सतह में से किसी पदार्थ का पलायन वेग की तुलना में चंद्रमा के तल से पलायन वेग का मान बहुत ही कम होता है, अतः चंद्रमा के चारों ओर वायुमंडल उपस्थित नहीं होता। तो सॉरी, तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि पलायन वेग होता क्या है। तो जैसे कोई सा भी वस्तु है उसको हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो वो जो वस्तु है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उसको पार कर जाता है, तो वो अधिकतम बल हमारा पलायन वेग कहलाता है ना। तो पृथ्वी की सतह पर ये बहुत अधिक होता है, लेकिन चंद्रमा के तल पर नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता है, ठीक है।